नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज। मैं हूं राशि। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ। मंदसौर के सुबासरा में पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों का दौरा करके पर्यावरण को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, इसकी संभावनाओं को तराशा। हरदीप सिंह डंग ने क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव में पहाड़ी पर बने हनुमान मंदिर पर वृक्षारोपण किया। साथ ही यहां पर पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए 4 लाख रुपए की घोषणा की। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सेल्फी विथ पेड़ के साथ ऐसी अनेकों योजना शुरू की हैं जिससे पर्यावरण को बढ़ावा दिया जा सके। मंत्री ने मीडिया के सवालों पर कहा कि वृक्षारोपण के बाद उन वृक्ष की देखभाल न करने के अभाव में वो वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, इसलिए अब प्रदेश में ये प्रयास किया जा रहा है कि वृक्षारोपण के बाद उन वृक्षों की देखभाल की जा सके, जिसके लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर मनरेगा के साथ अन्य योजनाओं के तहत मजदूर भी रखे जा रहे हैं ताकि ग्रामीणों को रोजगार मिले और वृक्षारोपण की उचित देखभाल हो सके। भविष्य में आगे और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए जो भी संभव होगा कार्य योजना बनाकर उस पर काम किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण का जो महत्व है वो पहले भी समझते थे, पर अभी वर्तमान में जो कोरोना का दौर से हम निकले हैं तो पर्यावरण का और महत्ता जो बढ़ी है, उसके कारण पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अंकुर योजना का एक लॉन्च जो हुई है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना एक पौधा लगाकर फोटो अपलोड करे, उसमें मुख्यमंत्री अपना एक पुरस्कार दे रहे हैं। उसके बाद लगातार पूरे क्षेत्र में पर्यावरण की जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसी के तहत प्रतापपुरा तरावली जो हमारे हनुमान जी का बहुत ही चमत्कारी मंदिर है, यहाँ पर मंदिर कुंज के नाम से यहाँ पर करीब 1250 पौधा रोपण किया गया है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह एक बच्चे को पालते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर पौधों की रक्षा कर यहाँ पर जब ये बड़े होंगे तो सबसे बड़ा एक पर्यटन स्थल भी होगा और एक आनंदमय एक अनुभूति भी होगी कि हमने यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति से कि अपने जीवन में आने वाले दिनों में कम से कम एक पौधा लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जितने लगा सकें, ये आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है पर्यावरण की हम रक्षा करेंगे और जो ऑक्सीजन हमें ईश्वर की तरफ से मिलती है, इससे बढ़िया ऑक्सीजन और कोई हो नहीं सकती है। आपने यहाँ पर आकर सबका उत्साह बढ़ा, इसके लिए भी धन्यवाद। मंत्री जी, वृक्षारोपण हर वर्ष बड़े स्तर पे होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पौधे रखरखाव के कारण भी खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सरकार की तरफ से क्या इसको लेकर रणनीति? बिल्कुल सही बात है। ये जो वृक्षारोपण हुआ है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा की योजना जो चल रही है, ये उसी के तहत हुआ है। तो सरकार की तरफ से जो योजना लगातार पूरे प्रदेश और देश में चल रही है, मैं माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब को भी इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मनरेगा के अंतर्गत ये राशि का सदुपयोग पर्यावरण के लिए किया गया है और आने वाले दिनों में और वृक्षारोपण अच्छी तरह हो, उनकी रक्षा हो। खाली अपने पौधा रोपण करके खाली उसकी अतिश्रेणी की जाए, उसकी रक्षा भी की जाए, इसके लिए भी रणनीति जो बनाई गई है और आगे भी और पुख्ता बनेगी, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। कुछ करने की चाह हो तो रास्ते बन ही जाते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बरलाई के किसान ने मिसाल पेश की है। आज हमारा देश
तकनीकी और बुनियादी शिक्षा के बल पर विकासशील देशों के साथ खड़ा है। बेहतर शिक्षा प्रणाली के चलते देश के महानगरों और कस्बों में बड़े बड़े उद्योग और कारखाने विकसित हुए हैं। इसके चलते इन महानगरों और कस्बों में अनेक लोगों को रोजगार मिला है। वहीं इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाएं विभिन्न प्रकार की तकनीक इजाद कर मशीनों का निर्माण कर रही हैं। ऐसा ही मामला मनासा तहसील के गांव बरलाई में देखने को मिला, जहां 10वीं की पढ़ाई करने वाले नौजवान युवा जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हुए विभिन्न परेशानियों का सामना करते हुए 19,000 वर्ग फीट के एरिया में बने कारखाने में 20 मजदूरों के साथ लगातार काम करते हुए इन्होंने खेत से पत्थर निकालने की मशीन तैयार कर दी। मदन लाल के अनुसार ये मशीन हमारे अलावा पूरे भारत में कहीं नहीं बनाई जाती। आइए आपको दिखाते हैं मदन लाल की सफलता की कहानी। मदन लाल पाटीदार ने कक्षा 10वीं तक पढ़ाई की। खेती किसानी करने वाले मदन लाल ने बताया कि सन 2011 में पंजाब से थ्रेशर मशीनें लगाकर बेचने का कार्य किया। खेत में काम करते वक्त दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना ऐसी मशीन बनाई जाए जो सबसे अलग हो लेकिन किसानों के लिए फायदेमंद हो। कुछ अपनी अलग सोच और इंटरनेट की मदद से खेतों से पत्थर निकालने की मशीन बनाने का सोचा, ताकि लोगों को खेतों से पत्थर निकालने में आसानी हो। 1 वर्ष की कड़ी मेहनत और आर्थिक परिस्थितियों का सामना करते हुए ये मशीन तैयार हुई। मदन लाल ने बताया कि मशीन को यदि कोई व्यक्ति किराए से भी चलाता है तो भी उसको एक IAS IPS अधिकारी की तनख्वाह से भी अधिक मासिक आय होती है। बकौल मदन लाल के मुताबिक एक ट्रैक्टर से ऑपरेट होने वाली मशीन दिन भर में 10 लीटर डीजल की खपत करती है। 1500 रुपए प्रति घंटे भी अगर मशीन किराए से चले तो एक दिन में 15,000 रुपए आराम से कमा सकता है। महीने का व्यक्ति 3 से 3.5 लाख रुपए की आमदनी आसानी से कर सकता है। मदन लाल पाटीदार ने बताया कि वर्तमान में मशीन शासन की पात्रता सूची में नहीं होने पर किसानों को लोन और सब्सिडी का लाभ नहीं मिला। किसानों को योजना का लाभ मिले। हमारे द्वारा भोपाल ISI विभाग और अभियांत्रिकी विभाग में अधिकारियों से चर्चा की, लेकिन वहां से उदयपुर एग्रीकल्चर ऑफ यूनिवर्सिटी भेजा गया। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने मशीन का पैरामीटर तय न होने से इसे शासन की पात्रता सूची में दर्ज नहीं किया। मशीन निर्माता की इच्छा है कि ये मशीन कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भारत सरकार अगर इसे मानक तय कर दे तो किसानों को इसका लाभ मिलेगा। सब्सिडी फाइनेंस की सुविधा मिलने पर हजारों हेक्टेयर जमीन उपजाऊ हो जाएगी। वर्ष 2013 से मदन लाल लहसुन कटिंग और थ्रेशर मशीनें बना रहे हैं। इसी दौरान नई तकनीक के साथ खेत से पत्थर निकालने की मशीन बनाई जा रही है। इसकी मांग देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के साथ देश के बाहर इजराइल, ट्यूनीशिया, कतर, दुबई, सिंगापुर और नेपाल के साथ अफगानिस्तान में भी मांग बढ़ रही है। मदन लाल ने बताया कि यदि मशीन स्पेन से खरीदने पर 1 करोड़ रुपए भी खर्च करने पड़ते हैं। हाँ जी, तो हम ये जो मशीन बनाते हैं और किसानों को देते हैं और किसान लेने के काफ़ी इच्छुक भी हैं।
चूँकि उनको ख़रीदना भी है तो रेट कुछ ज़्यादा होने की वजह से वो कहते हैं कि इस पर सब्सिडी मिल जाए तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो जाए, कीमत में कुछ सब्सिडी मिले गवर्नमेंट से, प्रशासन से, तो उनको ख़रीदने में आसानी हो जाए। दूसरा, अगर कोई लोन या फाइनेंस की सुविधा भी हो जाए तो किसानों को बहुत राहत मिल जाएगी इससे, क्योंकि वो अगर उनको कम रेट में मिलेगा तो वो खरीद लेंगे और रेंट पे चला के उनका भी काम हो जाएगा और बहुत कुछ चीज़ें बहुत आसान हो जाती है किसान के लिए। मदन पाटीदार। ये मशीन जो बनाने की आपने जो एक आइडिया आपके दिमाग में है वो कहाँ से आया और किस तरह से आपने इस तरह की मशीन बनाई? देखो, हमारे क्षेत्र में क्या है कि खेतों में पत्थर बहुत ज़्यादा है, पहाड़ी क्षेत्र भी है और बंजर ज़मीन भी पड़ी है जहाँ पे खेती वगैरह नहीं होती है, निंदाई गुड़ाई नहीं हो पाती है, कल्टीवेटर नहीं चल पाता है, बहुत सारी समस्याएं आती है पत्थर की वजह से। तो हमें ये लगा कि इसकी एक मशीन बनाई जाए ताकि इन खेतों में जो पत्थर हैं वो सारे निकल जाएं, खेती अच्छी होने लग जाए, सिंचित होने लग जाए और उसमें जो लेबर काम करती वो भी अच्छे से करे, उनको परेशानी नहीं हो, क्योंकि पत्थरों के बीच में परेशानी के बीच काम नहीं किया जा सकता है। तो हमने सोचा, काफ़ी ज़्यादा सोचा, उसके बाद में हमने ये मशीन बनाने का एक निर्णय लिया। पहले एक हमने छोटा मशीन बनाया, उससे हमने काम करके देखा, फिर उससे थोड़ा बड़ा बनाया, फिर उससे काम थोड़ा और अच्छा हुआ, फिर जाके हमने ये वाला मशीन बनाया है जिससे काम आज देखा जाए तो पूरा व्यवस्थित हो रहा है। जो बंजर खेतियां हैं जिनमें पत्थर होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र की खेतियां, वो बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी हो जाती है, जिससे पैदावारी भी बढ़ गई है, खेत भी साफ़ हो गए हैं और किसानों को इसका बहुत अच्छा लाभ भी मिल रहा है। इसके चलते किसान जो खरीदते हैं इसको, उनका खेत भी साफ़ करते हैं और वो किराए से भी चला के अच्छा मुनाफा कमाते हैं और आज अच्छा मार्केट है इसका, शानदार। कितना समय लगा आपको इस मशीन को बनाने में और कितनी लागत आई इसमें? पहला मशीन बनाने में हमें इसमें करीब 4-1 लाख रुपए का लागत लगा था, जिसमें हमने काफ़ी बार उसको तोड़ मरोड़ करके बनाया गया है, बहुत सारे उसमें चेंज किए गए हैं, बहुत सारी बातें सोची गई है, दिन रात एक किया और फिर ये मशीन तैयार हुई है। इसके बाद में हमने लहसुन कटिंग की मशीनें बनाई, जो लेबर से कटिंग होती है लहसुन की पौधे की, वो भी हमने मशीन बनाई, उससे भी काफ़ी अच्छा किसानों को लाभ मिला। 2-3 साल से हमने उस मशीन को भी बनाया है। उसके बाद में हमने जो एग्रीकल्चर वेस्टेज होता है, गोबर की खाद या सड़ी गली पत्तियाँ, इनसे भी बायो कंपोस्ट खाद जो बनता है उसकी मशीन बनाई है और एग्रीकल्चर में स्प्रे के लिए मशीनें बनाते हैं। लहसुन, प्याज, आलू, इनकी सफाई और इनकी ग्रेडिंग करने की मशीनें भी हम बनाते हैं। काफ़ी सारी मशीनों में हम काम करते हैं जी। ये मशीन बनाने के बाद हमारे लोकल क्षेत्र से इसकी डिमांड शुरू हुई है, तो हमारे नज़दीकी ज़िलों में पहली मशीनें हमने यहाँ पे सप्लाई की है, वहाँ किसानों ने ख़रीदा, इनको चलाया है, उनको अच्छा बेनिफिट मिला है, लोगों ने वहाँ पे आके देखा मशीनों को। फिर आसपास के राज्यों में जैसे कि कर्नाटक हुआ, महाराष्ट्र हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी राज्यों में हमने इस मशीन को दिया है किसानों को और वहाँ से फिर लोगों को जानकारी मिलती गई, बढ़ती गई, तो विदेशों तक ये जानकारी पहुँची। तो विदेशों से भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी आ रही हैं, जैसे इज़राइल हो गया, टूनिशिया हो गया, कतर हो गया, सिंगापुर हो गया, युगांडा, नेपाल, बहुत सारे देशों से हमें इसके लिए फ़ोन आ रहे हैं, हमसे इनके कोटेशन मांगे जा रहे हैं। उनको सप्लायर देने में हम अभी तैयार नहीं हैं, कुछ तैयारी होने के बाद में हम उनको सप्लायर भी शुरू करेंगे। रविवार सुबह नीमच प्राइवेट बस स्टैंड पर नीमच ऑटो रिक्शा यूनियन नीमच जिला प्रशासन से मुआवजा और किराए वृद्धि की मांग की गई। दरअसल लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों और कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ऑटो में 2 सवारी ले जाने के कारण ऑटो रिक्शा चालकों को आर्थिक हानि हो रही है। ऐसे में यूनियन की मांग है कि जिला प्रशासन जल्द किराए में वृद्धि करे, साथ ही महामारी के दौर में जिन ऑटो रिक्शा चालकों की मृत्यु या आर्थिक नुकसान हुआ है उन परिवारों को मुआवजा दिया जाए। पेट्रोल डीजल के भाव जो बढ़े हैं 95-96 रुपये जो हुए हैं, इस तरह से अभी जो पहले तेल हमारे 200 रुपये में 4.5 लीटर का 4 लीटर आ जाया करता था, अब वो 200 रुपये में सिर्फ 2 लीटर तेल आ रहा है। अब सवारी हम बिठाते हैं, सवारी स्टेशन से हम 50 रुपये मांगते हैं, तो सवारी इतने पैसे हमारे को देती नहीं है। आगे से सबके रेट बढ़े, बस वालों के रेट बढ़ चुके हैं, हमारे रेट अभी तक के नहीं बढ़े, हमारे को ना कोई वो ही है अभी तक के। हर साल हमने मुआवजे की, गए साल भी लॉकडाउन लगा था, भूख से लोग हमारे मतलब ऑटो वाले 5-8 लोग ऑटो वाले हमारे इंतकाल फरमा चुके थे, मृत्यु हो चुकी थी उनकी। हम कलेक्टर महोदय करने भी गए मदद मुआवजे के लिए, हमारे को गए साल भी मदद मुआवजा नहीं मिला और इस साल भी हमने बहुत कोशिश करी, अब के भी हमारे को सिर्फ 2 सवारी अलाउड करी है।
2 सवारी के अंदर सवारी बैठती नहीं है, 50 रुपये वो देती नहीं है। हम विकास नगर 14/4 के 50 मांग लेते हैं, तो भैया बहुत मांग लिए तुमने तो पैसे। तो पेट्रोल पंप पे हम जाते हैं ना जब, तो पेट्रोल पंप वाला 1 रुपये का डीजल जरा ज़्यादा भर जाता है ना, तो 1 रुपया भी ले लेता हमारे से, वो 1 रुपये तक नहीं छोड़ता। तो कलेक्टर साहब से हमारी ये गुजारिश है और आगे प्रशासन से गुजारिश है कि हमारा किराया भी बढ़ाया जाए और हमें मदद मुआवजा भी दिया जाए। पेट्रोल डीजल के भाव 95-96 रुपये हो गए। जब से 2 महीने से बसें ना ट्रेन कुछ भी नहीं चल रही है, तो ऑटो वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। सुबह है तो शाम को नहीं है, शाम को है तो सुबह नहीं है। हर घर के अंदर यही हालत हो रही है, ना कोई मदद मिल रही है हमारे को, ना परेशानी आ रही है अभी आपको? सब दूर से परेशानी आ रही है। तेल का भाव 150 रुपये किलो हो गया है। हाँ, अरे नहीं, तेल खाने का तेल 95-96 रुपये लीटर डीजल हो गया है। तो ऑटो वाले बहुत परेशान है। इस परेशानी का कलेक्टर कोई वो निकाले। कहीं ना कहीं सब जगह छूट मिल गई है। तो आपको किस तरह की आर्थिक सहायता की उम्मीद लगाते हो आप सबसे? सहायता की ये ज़रूरत है। जैसे ऑटो वाले हैं, हम ऑटो चलाना चाहते हैं तो चला ही रहे हैं, हम तो दुबई चोरी छुप के। रविवार को सुबह 9:30 बजे से नीमच के गोमाबाई रोड स्थित सीवी अग्रोहा भवन पर 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए विशेष कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। नीमच नगर सुरक्षा और सुझाव ग्रुप के द्वारा आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और वरिष्ठ नागरिक पहुंचे। ग्रुप के विवेक खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के माध्यम से महामारी से सुरक्षित रखना है, साथ ही लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाना है। शिविर सुबह 9:30 बजे से 5 बजे तक चलेगा। एवं सुझाव ग्रुप के बैनर पर हमने घर पे जाके 45 प्लस और 60 प्लस का सर्वे करा। उसके अंतर्गत आज हम यहाँ करीब 100 लोगों को जो 60 प्लस के ऊपर के सीनियर सिटीजन हैं उनको यहाँ वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, और 100 लोग 45 प्लस के ऊपर हैं। चूँकि शासन के पास वैक्सीन की कमी है, इसलिए आज सिर्फ 200 लोगों को ही हम वैक्सीन लगा पाएंगे। 450 का पंजीयन हमारे पास है। 250 लोगों को हम नेक्स्ट जब भी वैक्सीन उपलब्ध होगी उस दौरान टीकाकरण करेंगे। आज यहाँ पर हमने सभी को, जैसा कि हमने घोषणा कर रखी थी कि हमारी पूरी नर्सिंग स्टाफ की टीम यहाँ बैठी हुई है। सभी का ब्लड प्रेशर का चेक हो रहा है, सभी का शुगर चेक, डायबिटीज़ की मशीन से डायबिटीज़ चेक हो रही है, सबका टेम्परेचर लिया जा रहा है, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल नापा जा रहा है। सभी को पैरासीटामॉल और जिंक, विटामिन सी की गोलियाँ यहाँ वितरित की जा रही है। पैक बंद पानी की जो बोतल है वो यहाँ सबको दी जा रही है। हमारी टीम ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे यहाँ व्यवस्था कर रखी है। वातानुकूलित जो है हमने जम्बो कूलर यहाँ लगा रखे हैं ताकि किसी को भी गर्मी का एहसास न हो। 2 वैक्सीनेशन टीम यहाँ काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की सारी टीम और ज्ञानोदय का नर्सिंग स्टाफ यहाँ सभी दूर को सब सेवाओं में लगा हुआ है और बहुत ही बढ़िया यहाँ वैक्सीनेशन सुबह चल रहा है। सभी नगर समस्या ग्रुप के सदस्य अपनी अपनी सेवाएं सबको काम बांट रखे हैं, वो पूरे जी जान से लगे हुए हैं। और सब अभी तक कितने लगे? अभी जो है 11:30 बज रही है और करीब हम 60-70 वैक्सीन सीनियर सिटीजन को लगा चुके हैं। हमने 60 बांट रखा है। 12:30 बजे तक हमारा सीनियर सिटीजन का समय रहेगा। उसके बाद 1 बजे से 5 बजे तक जो है 45 प्लस के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हाँ, आज हमने नगर समस्या और सुझाव ग्रुप जो चलता है उसके माध्यम से वैक्सीनेशन का कैंप लगाया है। इसमें कई ऐसे बुजुर्गों को हम छांट कर लाए हैं जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे और वो वैक्सीन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनको ये भय था कि कहीं वैक्सीन लगवाएंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी। एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। ऐसे लोगों को समझा कर डॉक्टर से संपर्क करवा के उनको एडवाइस दिलवाने के बाद हम उन लोगों को लेकर आए हैं और आज का ये वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, जिसमें हमने शुगर की जांच भी रखी है, बीपी की जांच भी रखी है। उनका सारा टेस्ट हो रहा है, उसके बाद उनको वैक्सीन दिया जा रहा है। और हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे वैक्सीन लगवाने के लिए, आज हम उनको लेकर आए हैं। घर घर संपर्क किया हमारे ग्रुप के सदस्यों ने और फिर वो लोग यहाँ वैक्सीन के लिए आए हैं। नीमच एसपी राकेश मोहन शुक्ला ने चर्चा के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि सोमवार से नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल के आदेश के बाद बाजार 100% क्षमता के साथ खुलने जा रहे हैं। इसे लेकर पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस के द्वारा पहले से ही रोको टोको अभियान के माध्यम
माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही चालानी कार्रवाई के माध्यम से दंडित भी किया जा रहा है। सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला ने बताया कि आगामी दिनों में पुलिस और मुस्तैदी से काम करेगी। जो मापदंड कलेक्टर के द्वारा दिए गए हैं उनका पालन करवाएगी। साथ ही समय समय पर लोगों को समझाइश देकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जाएगा। सीएसपी ने रूल ऑफ 6 का सख्ती से पालन करवाने और जिन व्यवसायियों को छूट मिली है उनके अलावा यदि कोई दुकान खोलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के बाद श्रीमान जिलाधीश महोदय ने कल रात्रि में आदेश जारी किया है। आदेश जारी में जो है आज संडे को तो पूरा का पूरा जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, जिसके लिए हमने पर्याप्त बल हर जगह लगाया है, जो कि बिना किसी कारण के जो लोग घूम रहे हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा, आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में ये निर्णय हुआ है कि मास्क अनिवार्य रहेगा, तो उसके लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं। जगह जगह पॉइंट लगाए हैं, वो रोकते हैं, टोकते हैं और मास्क के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, और जो नहीं मानते उनके लिए चालानी कार्रवाई की जाती है। अब जो अनलॉक के लिए जो गाइडलाइन दी गई हैं 8 बजे तक बढ़ाया गया है, लेकिन हम लोगों से अपील करते हैं कि 8 बजे मतलब 8 बजे संपूर्ण रूप से बंद हो जाना चाहिए। नहीं तो 8 बजे से बंद करते करते वो 10 बजाएंगे तो इसको सहन नहीं किया जाएगा। जैसा भी आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में जो निर्णय हुए हैं और जिस तरीके के आदेश जारी किए गए हैं उसको पूर्णतः पालन कराना पुलिस का दायित्व है, और पुलिस जो है उसको पूर्णतः पालन कराएगी। हमने हर थाना क्षेत्र में मोबाइलें चलाई हैं 2-2, और वो मोबाइल भी इस बात की देखरेख करेंगी। साथ ही नाश्ता और जो खड़े रह के खाने का ये अभी भी प्रतिबंधित किया गया है, और जो है जो बड़े होटल हैं केवल उनमें 50% क्षमता के साथ बैठ के खिलाने का आदेश हुआ है। बाकी लोग होम डिलीवरी कर सकते हैं। जैसे चाय की दुकान है, समोसे की दुकान है, ये होम डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ बिठाल के यदि किसी को नाश्ता कराएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। और अभी भी 40 से ऊपर एक्टिव केस मौजूद हैं। जब तक पूरे शून्य नहीं हो जाते हैं, जब तक जो है हम सख्ती बरकरार रखेंगे, और जैसे जैसे हमको निर्देशित जिलाधीश महोदय से मिलते जाएंगे उस तरीके से हम लोग उसका पालन करवाते जाएंगे। रूल ऑफ 6 को लेकर किस तरह की कार्रवाई? रूल ऑफ 6 का बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि छोटी दुकानों में किसी भी हालत में 6 लोगों से अधिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका भी उद्देश्य एक ही है कि भीड़ न लगे, जिससे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति संक्रमित है तो ना फैले। साथ ही 15 दिन में टेस्टिंग के लिए भी व्यापारियों से अनुरोध है कि अपने टेस्ट कराएं और टेस्ट रिपोर्ट अपने साथ रखें। नीमच ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रविवार सुबह पुलिस कंट्रोल रूम नीमच के सामने बिना मास्क को घूमने वाले लोगों के लिए रोको टोको अभियान चलाया गया। अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बिना मास्क बेवजह घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान हाथों को सैनिटाइज करते, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की समझाइश दी। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। नीमच सिटी थाना पुलिस के द्वारा रविवार सुबह नीमच मनासा रोड स्थित नीमच सर्किट हाउस के सामने बिना मास्क को घूमने वाले लोगों के लिए रोको टोको अभियान चलाया गया। अभियान के तहत नीमच सिटी थाना पुलिस के पुलिस कर्मियों के द्वारा बिना मास्क बेवजह घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान हाथों को सैनिटाइज करने, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की समझाइश दी गई। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई और समन शुल्क भी वसूला। रविवार सुबह प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से यादव महासभा नीमच का एक प्रतिनिधि मंडल मिला। प्रतिनिधि मंडल ने कैबिनेट मंत्री से नीमच में प्रस्तावित यादव सर्कल का निर्माण जल्द पूरा करने के लिए ज्ञापन दिया। दरअसल देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले यादव समाज के वीर सपूतों की स्मृति में ये सर्कल बनाया जाना है, जो कि लंबे समय से निर्माण की बाट जोह रहा है।
रविवार को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मूल के द्वारा नीमच शहर के स्पेंटा पेट्रोल पंप स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर महाराणा प्रताप की जयंती मनाई। इस अवसर पर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर महाराणा प्रताप को याद किया गया। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मूल के जिला अध्यक्ष शक्ति सिंह के साथ अन्य पदाधिकारी और समाजजन मौजूद थे। इस दौरान कोरोना महामारी के मद्देनजर सादगी के साथ ये जयंती मनाई गई। आज महाराणा प्रताप की 481 जयंती है और हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं महाराणा प्रताप की जयंती मनाने के लिए और सभी ग्रामवासी, नगरवासी और 36 कौम को हम महाराणा प्रताप की जयंती की शुभकामनाएं देना चाहते हैं और इसीलिए आज हम माल्यार्पण करके और इनकी जयंती मना रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन को लेकर के किस प्रकार का जो है यहाँ पर किया गया आयोजन, जैसे विस्तार से होते हैं अधिकतर आयोजन पर इस बार कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए यहाँ पे हमने संख्या नहीं बुलाई है। जितने भी हमारे राजपूत समाज के व्यक्ति थे उनको हमने कम सूचित किया है और कोरोना गाइडलाइन का हमने ध्यान में रखते हुए आज जयंती का कम व्यक्तियों में इसका कार्यक्रम को संपन्न किया है। किस प्रकार के आयोजन महाराणा हर वर्ष हम हतोत्साहित होकर और हर्षोल्लास से अच्छा मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना दो साल से आप भी देख रहे हैं कोरोना का ये महामारी प्रकोप चल रहा है, तो इसके अंतराल में हम इसको अच्छी तरह से नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोरोना गाइडलाइन के पालन करते हुए हमने इसको सूक्ष्म रूप में इसको जयंती को मनाया है। रविवार को देश के वीर सपूत महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती के नीमच में मनाई गई। इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने शहर के स्पेंटा पेट्रोल पंप स्थित विशाल महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर नीमच विधायक ने सभी से महाराणा प्रताप के बताए पद चिन्हों पर चलने का आग्रह किया, उनके राष्ट्र निर्माण में किए कार्यों को याद किया। नीमच विधायक के साथ अन्य भाजपा कार्यकर्ता, राजपूत समाज के समाजजन भी मौजूद थे। उस कोरोना काल में 2 वर्ष से महाराणा प्रताप जी की जयंती ऐसे अवसर पर आ रही है। हम सादे समारोह में मान एवं सम्मान स्वतंत्रता के वीर पुजारी हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप जी को नमन कर रहे हैं, उन्हें स्मरण कर रहे हैं। उनका इतिहास बच्चे बच्चे के मुंह पे रहता है और आज जब महाराणा प्रताप जयंती रहती है तो बच्चे, बूढ़े, समाज के सब लोग और आम समाज मिलकर और हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप की बड़े जुलूस निकालते थे। यहाँ बड़े बड़े चल समारोह निकले, मगर अभी लॉकडाउन होने की वजह से केवल पुष्पांजलि का कार्यक्रम यहाँ रखा गया। समाज के अध्यक्ष और पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर मैं सबको, नगरवासियों को, जिलावासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। पूरा देश हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप को याद कर रहा है क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया। और आज के दिन मैं भामाशाह को भी याद करूँगा जो वहाँ माउंट आबू में मंदिर का निर्माण कर रहे थे। उनको मालूम पड़ा कि राष्ट्र के ऊपर संकट आया है तो वो ऊँट और घोड़े पे सारी 80 रुपया लाद के लाए और राणा प्रताप के श्री चरणों में समर्पित कर दी कि मंदिर तो और भी बन जाएंगे, बाद में भी बन जाएंगे, मगर आज तो राष्ट्र के जिंदा रहने की आवश्यकता है। इसलिए महाराणा प्रताप ने पूरी वापस सेना तैयार की। उनकी सेना में सारे 36 कौम के लोग लड़े, क्षत्रियों ने अपने शीश कटाए, वहीं भील समाज भी इन्हें बहुत बलिदान दिया। ऐसे अनेक लोगों को हम स्मरण करते हैं और भामाशाह को भी स्मरण करते हैं। आज हम सब चाहते हैं कि राणा प्रताप के पदचिन्हों पर सब चले। इतिहास वीरों का पढ़ा जाता है, कायरों का नहीं पढ़ा जाता है। इतिहास यदि पढ़ा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज का पढ़ा जाए, राणा प्रताप का पढ़ा जाए। बीच में कालखंड में अकबर महान बताया गया, जबकि राणा प्रताप महान है और हमारी संस्कृति राणा प्रताप को पूज रही है। आज भी आप देखो हर चौराहे पर हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप जी की प्रतिमाएं गांव-गांव, शहर-शहर में लगी है। उनसे प्रेरणा लेकर युवा राष्ट्र के लिए समर्पित हो रहे हैं। भगवा आज देश में फहरा रहा है। हम पुनः आज सबको महाराणा प्रताप की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। आओ हम सब लोग मिलकर महाराणा प्रताप जी के बताए हुए पदचिन्हों पर चले। बीच में ही हमारे पास में ही वीर भूमि चित्तौड़ है, जहाँ की माटी को हम मस्तक पर लगाते हैं। उदयपुर है जहाँ का हमारा इतिहास है, तो वीरों का इतिहास पढ़ा जाता है, कायरों का इतिहास नहीं पढ़ा जाता है। हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप का आज इतिहास हम याद कर रहे हैं, उन्हें स्मरण कर रहे हैं। पुनः सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए SBCN के बुलेटिन में इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।